दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है पीटर बर्न की बुक शिकारी साहिब, और उसका चैप्टर चल रहा है जिम कॉर्बेट की लिखी हुई बुक चौगर टाइगर्स का। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिम कॉर्बेट चौगर टाइगर्स को ढूंढने जा रहे थे और एक गांव था डलकानिया। जब उसके पास पहुंचे तो डलकानिया से करीब 10 लोगों की टीम नीचे ही आ रही थी, और जब उन्होंने जिम कॉर्बेट के बारे में जाना तो उन्होंने बोला कि आपका ही इंतजार चल रहा था, आपके आने की खबर बहुत पहले से गांव में है, और अगर आप चाहें तो हम आपको डलकानिया तक ले चल सकते हैं शॉर्टकट से। और जब जिम कॉर्बेट को मालूम चला कि वो शॉर्टकट जंगल से होके जाता है तो जिम कॉर्बेट ने कहा कि आप लोग साथ मत जाइए, क्योंकि जिम कॉर्बेट को डर था कि अगर ये लोग साथ जाएंगे तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिम कॉर्बेट के ऊपर होगी और वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी वो पग मार्क्स चेक करके जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना ध्यान रखना होता है। तो जिम कॉर्बेट ने डिसाइड किया कि वो अकेले ही जाएंगे। अब यहाँ पे पीटर बर्न बोलते हैं कि हमारे जो पाठक हैं वो ये जानने में दिलचस्पी रखेंगे कि जिम कॉर्बेट ने कब कब किस तरीके से टाइगर की इन्वेस्टिगेशन की। अब पीटर बोलते हैं कि हम पहले दिन से अगर गिने तो जिस दिन जिम कॉर्बेट चले थे उस दिन उन्होंने सड़क के किनारे भोजन किया था। अब इस बारे में जिम कॉर्बेट ने जिक्र तो किया है, लेकिन जो कठिनाई या जो मुश्किलें अपने ऊपर जिम कॉर्बेट ने थोप ली थी, अगर उनके बारे में जानेंगे तो बहुत सारे एमेच्योर हंटर्स तो शायद ऐसे शिकार पर जाएंगे ही नहीं। अब डलकानिया के लोगों को ये बोल के कि मैं अकेला ही पहुंच जाऊंगा, जिम कॉर्बेट ने अपनी भारी भरकम राइफल अपने कंधों पर रखी और चल पड़े। अब जो ये पहाड़ी रास्ता था इसको कवर करने में करीब करीब 2.5 घंटे का टाइम लगा, लेकिन ये जो 2.5 घंटे का रास्ता था बड़ा ही आसान नहीं था। कभी ऊपर जाना था, कभी नीचे जाना था, कभी रवींस को क्रॉस करना था, कहीं कहीं पर बड़े बड़े बोल्डर्स पड़े हुए थे, और उन बोल्डर्स के पीछे कहीं पर भी मैन ईटर छुपा हो सकता था। अब आप इस बात से कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप एक नदी जिसके बारे में आप जानते नहीं है उसके किनारे चल रहे हैं और हर मोड़ पर कोई नई कठिनाई आ जाए, बस वैसा ही कुछ था जिम कॉर्बेट के साथ। हर रास्ते के बड़े पत्थर को पहले उन्हें एग्जामिन करना था, उसके बाद चलना था। इसी तरह से जहां भी कोई ऐसे छिपने की जगह दिखती थी तो जिम कॉर्बेट पहले अलर्ट होते थे, उसे एग्जामिन करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। अब जिम कॉर्बेट को दोषी ठहराया जाएगा गलत जानवर को गोली मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने कलर को आधार बनाकर ये डिसाइड किया कि कौन बूढ़ा है कौन जवान है, और उससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि माँ यानी टाइग्रेस वो है जिसके कि फर का कलर थोड़ा हल्के कलर का है। अब पीटर बताते हैं कि जो टाइगर का कलर होता है, स्किन का कलर या उसके फर का कलर, वो समय के साथ हल्का होता जाता है। और पीटर ने बताया कि उनके हंटिंग कैरियर में भी ऐसा हुआ कि जब जब उन्होंने टाइगर मारे, जो बूढ़ा था उसका रंग हल्का था। अब पीटर बताते हैं कि उस समय की बात है जब भारत में हजारों टाइगर हुआ करते थे, हर जगह टाइगर हुआ करते थे। 1849 में ब्रिटिश शिकारी सी शिलिंगफोर्ड ने एक बहुत बड़ा टाइगर मारा था, और उसके बारे में लिखा था कि उसके बाल बहुत छोटे थे, रंग भी हल्का था। अब जिस टाइगर को कॉर्बेट ने मारा था उसकी उन्होंने खाल उतारी। ऐसा करते करते दिन ढल चुका था। अब उन्हें वहां तक लौटना था जहां पर चरवाहे जो कि पशु चराते थे अपना डेरा जमाते थे और रात को रुकते थे, और कॉर्बेट उनके साथ भोजन भी कर सकते थे, जो कि वो लोग अपना भोजन कॉर्बेट को ऑफर करने में खुशी महसूस करते थे। लेकिन क्योंकि इस बात की संभावना थी कि जहां पर गाय मरी है वहां पर टाइग्रेस वापस आ सकती है, तो कॉर्बेट ने डिसाइड किया कि वो रात को वहीं पर रुकेंगे जहां पर वो हैं। तो उन्होंने आसपास देखा, एक पेड़ नजर आया और वो उस पेड़ पे चढ़ गए और रात उसी पर बितानी थी, खाना साथ में था नहीं। अब यहां पर पीटर बताते हैं कि जो टाइगर के स्किन के कलर जो कि अभी कॉर्बेट ने खाल उतारी, जिसके बेस पर उन्होंने गोली मारी, और जो बहुत बड़ा टाइगर की जिक्र किया था सी शिलिंगफोर्ड ने कि टाइगर मारा था 1849 में
जिसके कि बाल छोटे थे और कम थे और स्किन का कलर बहुत ही हल्का था। वो टाइगर का साइज जो उन्होंने मेंशन किया है वो था 12 फीट 4 इंचेस। अब दोस्तों अगर यहां पर ये साइज सही लिखा हुआ है तो वो थ्योरी सही हो जाती है जिसको कि मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज है। दुनिया में बोला जाता है कि साइबेरियन टाइगर सबसे बड़ा होता है, लेकिन मैंने हमेशा बोला कि साइबेरियन टाइगर के जितने भी रिकॉर्ड्स लिए गए हैं, नमूने लिए गए हैं, सैंपल लिए गए हैं, वो सारे जू के हैं। और बंगाल टाइगर के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे जंगल के टाइगर के रिकॉर्ड है। जंगल का टाइगर मेहनत करता है, उसका वजन उतना नहीं बढ़ता, साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। जू का टाइगर बैठे बैठे खाता है, उसका वजन, अगर वही टाइगर जंगल में रहेगा और वही टाइगर जू में रहेगा तो हेल्दी जू वाला हो जाएगा। अब यहां पे जो 12 फीट 4 इंचेस का रिकॉर्ड है वो रॉयल बंगाल टाइगर है, क्योंकि इंडिया में मारा गया है, चाइना में नहीं, साइबेरिया में नहीं। और 12 फीट 4 इंचेस के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो कि बंगाल टाइगर ही सबसे बड़ा था अगर जंगल का सैंपल लिया जाता। अब दोस्तों जो सी शिलिंगफोर्ड ने जो टाइगर मारा था 12 फीट 4 इंचेस का, वो सबसे बड़ा टाइगर नहीं था। जो सबसे बड़े टाइगर से उनके नजदीक था, क्योंकि उससे 2 इंच बड़ा टाइगर एक लेडी ने मारा था। उनका नाम था मिसेज जॉनसन, जो कि एक चाय के बागान के मालिक की वाइफ थी, दोआब क्षेत्र में बंगाल में। वो अभी तक के रिकॉर्ड में सबसे बड़ा टाइगर माना गया है। और यहां पर पीटर बोलते हैं कि दोआर जो कि नॉर्थ बंगाल में आता है, वो इनका हंटिंग कैरियर स्टार्ट करने की जगह भी थी, जहां उन्होंने 5 साल गुजारे थे। उसके बाद वो गए थे नेपाल। अब अगर कॉर्बेट की कंडीशन पे लौटे कि वो पेड़ पे चढ़ के बैठ गए थे इस इंतजार में कि टाइगरेस वापस आएगी जहां मरी हुई गाय है, और कॉर्बेट के पास खाना नहीं था। अब टाइगरेस रात भर ग्राउल करती रही, लेकिन वो आई नहीं उस शिकार के पास। अब अगले दिन सुबह कॉर्बेट पेड़ से नीचे उतरे। ये उनका चौथा दिन था। बुरी तरह से उन्हें ठंड लग रही थी और वो बहुत ही ज्यादा भूखे थे। अब कॉर्बेट ने एक दिन सड़क के किनारे खाना खाया था और एक दिन वो गुड़ का पेय पदार्थ जो कि चाय की जगह पे उन्होंने पिया था, वही उनके पेट में गया था। अब भूख की वजह से कॉर्बेट को चक्कर आ रहे थे, तो उन्होंने कहा भूख से गिर जाऊं उससे अच्छा है डलकानिया वापस चलता हूं। अब कॉर्बेट वापस चल पड़े। उन्होंने जो शेर की खाल उतारी थी उसको अपने कोट में बांध लिया। इधर गांव वालों को लग रहा था कि जिम कॉर्बेट को टाइगर खा गया। उन्होंने नैनीताल खबर भी भेज दी थी। अब जब डलकानिया लौटे तो आदमियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। जिम कॉर्बेट के आदमियों ने जिम कॉर्बेट के लिए खाना तैयार किया। जिम कॉर्बेट का टेंट भी लगा दिया गया था पास के ही खेत में। कॉर्बेट ने नहाया, खाना खाया और उसके बाद चढ़ गए अपनी चारपाई पर, कंबल ताना और सो गए 12 घंटे के लिए। अब यह नींद बहुत ज्यादा जरूरी थी जिम कॉर्बेट के लिए, कि जो कि बहुत ही ज्यादा थके हुए थे 72 घंटे के मैराथन टाइगर हंट के बाद। अपनी किताब में कॉर्बेट ने लिखा है कि उन्होंने अपने आप को हमेशा फिट रखा। पहाड़ के 25 मील चलना उनके लिए कुछ भी नहीं था। अब जो कॉर्बेट ने नहीं लिखा वो पीटर लिख रहे हैं कि वो जरूरत से ज्यादा टफ इंसान थे, और जिस व्यक्ति को भी इस बारे में डाउट हो वो एक बार कुमाऊं में 8000 फीट की हाइट से लेके 14000 फीट की हाइट तक चढ़ाई करके देखे, जरा सी दाल खा के, थोड़ा सा चाय जैसा पेय पदार्थ पी के, और वो भी 3-3.5 दिन तक। वो इंसान जो कि सो भी रहा हो तो रात को पेड़ों की शाखाओं पर। अब कॉर्बेट ने डलकानिया में एक बार फिर ट्राई करने का सोचा मैन ईटर को पकड़ने के लिए, और उसके लिए 3 यंग भैंस उन्होंने एज ए बेट बांधी। कॉर्बेट को उम्मीद थी कि किसी एक को तो टाइगर मार ही देगा। अब उन बेट को अलग अलग कैटल ट्रैक जहां से जंगली जानवर जाते थे, जो जंगली जानवरों का जाने का रास्ता था, उसके आसपास बांध दिया, क्योंकि टाइगर भी उसी रास्ते पर चलता था। अब रोज आदमियों की ड्यूटी लगाई गई कि वो उन बेट को खाना पहुंचाएं, पानी पहुंचाएं टाइम से। 11 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। 11वें दिन टाइगर ने एक भैंस को मार दिया। अब जब इन्वेस्टिगेशन किए कॉर्बेट ने तो मालूम चला कि ये टाइगर ने नहीं मारा है, इस भैंस को लेपर्ड ने मारा है। अब गांव वालों ने रिक्वेस्ट करी कि ये लेपर्ड हमारे बहुत सारे पशु मारता है, आप इसका भी खात्मा कर दीजिए।
तो कॉर्बेट उस लेपर्ड के लौटने का इंतजार करने लगे। अब वो लेपर्ड का इंतजार ही कर रहे थे, तभी उन्हें खबर मिली कि मैन ईटर ने एक लड़की को मार दिया है। वो वापस लौटे, और जब वो वापस लौटे तो उन्हें मालूम चला कि लड़की को मैन ईटर ने मारा नहीं है, घायल किया है। अब हुआ यह था कि मैन ईटर ने एक लेडीज का ग्रुप था जो कि घास काटने के लिए गया था, उनको स्टॉक किया था, उन पर घात लगाई थी और फिक्स कर लिया था एक लड़की को कि इसको मैं उठाऊंगा। धीरे धीरे मैन ईटर नजदीक पहुंचा। इन लेडीज को आइडिया नहीं लगा और उसके बाद अचानक से टाइगर ने वही किया जो वो करता है, घात लगा के हमला। अब जब बहुत तेजी से लेडीज चिल्लाई तो वो घबरा गया टाइगर और उस लड़की को छोड़ के भाग गया। बाकी लेडीज ने भी समझा कि लड़की मर गई, वो भी उसे छोड़ के गांव वापस आ गई। धीरे धीरे लड़की को होश आया और वो घिसटती घिसटती चलती चलती किसी तरह से अपने गांव वापस आ गई। उस लड़की को जो चोट लगी थी वो घातक चोट थी, लेकिन वो इतनी घातक भी नहीं थी कि प्राण घातक हो। कॉर्बेट के पास उनका मेडिकल वाला डब्बा था और उस मेडिकल वाले डब्बे में था सिर्फ आयोडीन। वो आयोडीन उन्होंने उस लड़की के घावों पर डाल दिया और उसके बाद चल पड़े मैन ईटर को खोजने के लिए। अपने साथ उन्होंने ले ली एक बकरी, एक बेट की तरह इस्तेमाल करने के लिए। जनरली बकरी लेपर्ड के लिए बांधी जाती है क्योंकि टाइगर को बड़े जानवर पसंद है, यानी कि भैंस। क्योंकि उस टाइगर ने एक लेडीज के ग्रुप पर हमला किया था, इसका मतलब है कि वो भूखा है और भूखा टाइगर एक मुर्गी भी मार देता है और बकरी भी उसके लिए खाना है, चाहे वो नाश्ता ही क्यों ना हो। अब वो जो घायल लड़की अपने गांव वापस आई थी तो उसका खून रास्ते में गिरता रहा था। उस खून के निशान से कॉर्बेट को आइडिया लग गया कि टाइगर ने उस लड़की पर हमला कहाँ किया था। अब यहां पर उन्होंने बकरी बांधी और एक बांज का पेड़, यानी कि ओक का पेड़ था, उस पर बैठ गए और इंतजार करने लगे। रात उसी पेड़ पर गुजारी, लेकिन टाइगर नहीं आया। सुबह कॉर्बेट आ गए गांव वापस। अब 2 दिनों तक कोई भी टाइगर की खबर नहीं मिली। 2 दिन बाद खबर आई पास के गांव लोहाली से, जो कि डलकानिया से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। अब जो गांव वाले खबर लेके आए थे उनके साथ ही कॉर्बेट चल पड़े उस गांव की तरफ। अब जब कॉर्बेट उस रास्ते पर जा रहे थे तो गांव में उस कुटिया के खंडहर भी मिले जहां चौगर टाइगर्स ने अपना पहला शिकार बनाया था। उस भूटिया व्यक्ति को जिसका कि कुत्ता भूख की वजह से मर गया था क्योंकि मालिक उसे चेन से बांध गया था और मालिक बन गया था टाइगर का शिकार। अब जब कॉर्बेट 3 माइल्स की दूरी पर थे गांव से, तो गांव वालों ने उन्हें छोड़ दिया कि यहां से आप जा सकते हैं। कॉर्बेट को अकेले चलते वक्त अचानक से सिक्स सेंस से फील आने लगा कि टाइगर या टाइगरेस पास में ही है। अब कॉर्बेट ने जमीन पे निशान ढूंढने शुरू कर दिए टाइगरेस के पग मार्क के। अब एक छोटा सा स्प्रिंग था, उसके पास गीली मिट्टी थी, वहां पर उन्हें पग मार्क मिल गए और ध्यान से एग्जामिन किया तो कॉर्बेट पहचान गए कि ये मैन ईटर के ही पग मार्क हैं। और उसके बाद कॉर्बेट गांव पहुंच गए। अब कॉर्बेट को लग रहा था कि पहले जो बड़ा कब था जिसको कि इन्होंने मार दिया था वो ज्यादातर मैन किलिंग कर रहा था। बाद में टाइग्रेस भी मैन ईटर बन गई। उस लड़की को कि जो कि घायल थी उसे भी टाइग्रेस ने मारा था। उसके बाद जिस लेडी पर हमला हुआ था उसे भी टाइग्रेस ने मारा था, लेकिन ये हमला ज्यादा घातक था, यानी कि प्राण घातक था। अब यहां पर भी कॉर्बेट ने डॉक्टर की भूमिका निभाई। अपनी दवाओं की पोटली में से जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, फिर निकल पड़े टाइग्रेस की तलाश में। अब यहां पर कॉर्बेट को एक पीपल का पेड़ मिला। इनके शरीर पर जो खून लगा था वो जो लड़की का जिसका इन्होंने इलाज किया था, वो उन्होंने वहीं एक पानी की धारा, एक स्प्रिंग था जिससे नहा के उन्होंने वो खून साफ किया और फिर उसी पीपल के पेड़ में अपनी पीठ टिकाकर कॉर्बेट बैठ गए। यहां पर कॉर्बेट ने लिखा तो नहीं है, लेकिन पीटर बोलते हैं कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो चांदनी रात थी और शायद कॉर्बेट को इस बात का इंतजार था कि टाइग्रेस आए, वो रोशनी में उसे देखे और मार दें
गोली। कॉर्बेट गांव के कमरे में रहने की बजाय एक चांदनी रात में खुले में सोना पसंद करते थे। और यहां पर पीटर ने लिखा है कि भारत का गांव जहां कहीं पर कोई खांस रहा है, कहीं कोई बच्चा रो रहा है, कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा है, बहुत ही नॉइजी नाइट होती है, उससे बेहतर है खुले में सोना। लेकिन क्योंकि यहां पर फुल मून नाइट थी, तो पीटर का अंदाजा है कि यही वजह है कि टाइगर ने खुले में सोना पसंद किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वो टाइगर को देख लेंगे और बना लेंगे अपना निशाना। अब उनकी रात में जो उनकी कोशिश थी टाइगरस को मारने की, वो पूरी नहीं हो पाई। टाइगरस नहीं आई। सुबह सुबह गांव की महिलाओं की रोने की आवाज आई और उससे कॉर्बेट समझ गए कि ये जो महिला थी, जो रीसेंट शिकार थी मैन ईटर का, उसे अपने दर्दों से मुक्ति मिल गई है। कॉर्बेट डलकानिया लौट गए। अब बीच में कॉर्बेट ने कुछ घोराल मारे गांव वालों के लिए, मीट के लिए। वहीं पर उन्होंने भालू भी मारा, ऐसा भालू जिसका शिकार करते वक्त कॉर्बेट की गोलियां खत्म हो गई और उसे उन्होंने मारा कुल्हाड़ी से और पत्थरों से। उसके बाद कॉर्बेट ने भालू का भी मीट गांव वालों के साथ शेयर किया और फिर लौट गए नैनीताल। वापस लौटते वक्त कॉर्बेट उस महिला से मिलते हुए गए जिसकी बहन को टाइगर ने उठा लिया था और जो सदमे में बोलने लायक नहीं रह गई थी। उन्होंने जो टाइगर मारा था, जो वो कब था, उसकी खाल को उस महिला के अहाते में बिछा दिया। फिर उन्होंने आवाज लगाई कि बाहर आओ और अपने दुश्मन को देखो। अब वो महिला अचंभित थी उस दुश्मन को देख के जिसने उसकी बहन को मार दिया था और इसे भी करीब करीब मारते मारते ही बचाया था। तो वो महिला जो अपने बच्चों से भी बात नहीं करती थी, अचानक से खुशी के मारे चिल्लाने लगी और उसकी आवाज वापस आ गई। तो दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। बाकी की कहानी पूरी करेंगे अगले पार्ट में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।